नमस्कार। बुधवार का दिन, छुट्टी का दिन, और लगता है कि आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे कितना प्रॉफिट घर ले आए और कितना प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट नए हाई बना रहा है। हर रोज कुछ शेयर्स नई बुलंदियों को छू रहे हैं और उसी तरीके से आई होप आपका पोर्टफोलियो भी बुलंदियों को छू रहा होगा। ललचाइए ना, थोड़ा थोड़ा घर लाते रहिए। जैसा कि हर बार मैं बोलता रहता हूँ कि प्रॉफिट वही है जो आपके घर में आता है। चलिए, आज हम बात करेंगे एफएमसीजी की। एफएमसीजी नाम से ही आपको पता होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में आप हैं तो वैसे भी आप जानते ही होंगे कि एफ से मतलब फास्ट, एम से मतलब मूविंग, सी जी कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स तो आपको मालूम ही है, जब डेली लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स के साथ सर्विसेज भी जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करते नहीं हैं शेयर मार्केट के रेफरेंस में। तो कंज्यूमर आइटम्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो होती हैं जिनकी लाइफ स्पैन लंबा होता है, नॉन ड्यूरेबल जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। और एफएमसीजी सेक्टर नॉन ड्यूरेबल में आते हैं क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये एफएमसीजी कैटेगरी में आती है। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें आती हैं, हम उसका जिक्र करेंगे। वैसे तो लगभग 400 के करीब कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं एफएमसीजी कैटेगरी में, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरी तरह, आप भी ऐसे ही होंगे, जो 20-30 कंपनियों से ज़्यादा शायद देखते ही नहीं होंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। अगर देख भी लेते होंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 कंपनियां होंगी, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। 10-15 भी मैं तब कह रहा हूं जब आपका पोर्टफोलियो 100 शेयर्स का होगा, जो आजकल के इंटेलिजेंट लोग नहीं बनाते हैं। आजकल इंटेलिजेंट लोग सीमित रखते हैं अपने पोर्टफोलियो को कि 20-30-25। क्यों क्यों उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने कहा था या उन्होंने कहा था या फलाना टीवी चैनल पे उसने कहा था कि 15-20 से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखने चाहिए। चलिए, इस डिस्कशन में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि कितने स्टॉक रखने चाहिए और कितने नहीं रखने चाहिए। सब आपके हाजमे के ऊपर है कि आप कितने पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, कितनों के ऊपर आप अपनी आंख रख सकते हैं। दो दो सामने वाली और एक जो छुपी हुई आंख है आपके ब्रेन की। तो चलिए, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, एफएमसीजी पे आते हैं। तो एफएमसीजी में सबसे पहले तो हम नाम लेते हैं नाश्ते वाली चीज़ों का। ब्रेकफास्ट शुरू होता है दूध से, घी से, मक्खन से, ब्रेड से, ये सारा का सारा एक कैटेगरी होती है एफएमसीजी की। दूसरी कैटेगरी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी उसी में ही आता है। तीसरा रेडी टू ईट मील जो है वो भी उसी में ही आता है। उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स, यानी कि दवाइयाँ, यानी कि वो दवाइयाँ नहीं जो डॉक्टर लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो दवाइयाँ जिनको सीधे ही आप जाके खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिस सप्लाई को भी हम इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। और हेल्थ आइटम्स भी इसमें आते हैं, जैसे सुना ही होगा आपने च्यवनप्राश और हेल्थ टॉनिक्स वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर यही चीज़ें हैं जो हमारे एफएमसीजी कैटेगरी को बनाती हैं। और इस कैटेगरी में जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कुछ खास खास कंपनियों की जो ज़्यादातर हम जिक्र करते हैं, सुनते हैं, या हमारे पोर्टफोलियो में है या है नहीं तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा बेहतरीन कंपनी का, आईटीसी। आईटीसी पिछले 1-2 साल तक तो ऐसे ही धीरे 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 सरक रहा था, लेकिन अचानक कुछ टाइम से मूवमेंट आई है। डबल हो गया है, लगभग 450 के करीब चल रहा है। और वैसे भी अभी इन्होंने अपना छोटा सा एक डी मर्जर अनाउंस किया है। होटल बिजनेस को ये अलग करने जा रहे हैं। अलग करने का भी इन्होंने अपना तरीका अलग ही निकाला है, पूरी तरह से अलग नहीं कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनी उसमें शेयर रखेगी। चलिए, ये पहली कंपनी हुई जो सभी जानते हैं और इसकी प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। और इसका मेजर चंक टोबैको से आता है। तो टोबैको की कंपनियां और भी हैं, जैसे गोडफ्रे फिलिप्स वगैरह हैं, आपके पास होंगी। और मैं
टोबैको का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टोबैको बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड एरिया है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, ताकि लोग कम से कम कंजम्पशन करें टोबैको का। लेकिन फिर भी कंपनियां कमाई इसी से कर रही हैं, और एक छोटी सी वार्निंग लिख दी जाती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते ही रहते हैं। एक कैटेगरी और भूल गया, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है कहते हुए मुझे ध्यान आया, वाइन एंड विस्की एंड बियर का, ये भी एफएमसीजी कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इसकी तीनों बेहतरीन कंपनियों का मैं एक साथ यहीं पे जिक्र कर देता हूँ बाकी कंपनियां शुरू करने से पहले। एक रेडिको खैतान बेहतरीन है, बेहतरीन कंपनी है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर 2 पे आती है, और यूनाइटेड ब्रीवरीज तीसरे पे आती है। एक दो कंपनियां और भी आ गई हैं, लेकिन मैं अभी उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक अलाइड ब्लेंडर्स का तो आईपीओ जस्ट रिसेंटली इसी महीने लिस्ट हुआ है, तो अभी हमने देखा ही नहीं है कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं या परफॉर्मेंस कैसी है। और सुला का भी मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अभी उसका नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। चलिए, पहली आईटीसी के बाद और इन कंपनियों को, इन 3 कंपनियों के बाद बात करता हूं मैं नंबर 2 की, एचयूएल, जो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, और मेरे ख्याल से पहली 3 कंपनियों में एचयूएल आती है, शायद 2 में आती है। तो एचयूएल बहुत धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, जो धीरे धीरे चलता है, लेकिन सेफ है, डिफेंसिव है, और डिविडेंड भी अच्छा देता है। इन कंपनियों के साथ बात कुछ कंपटीशन की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नेस्ले हुआ, मैं बाद में बात करता, लेकिन अभी मैं साथ साथ इनको ले लेता हूँ 3 कंपनियों को, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया। इन तीनों की प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में हम सुबह से शाम तक किसी ना किसी वक्त यूज़ करते रहते हैं, और तीनों में भारी कंपटीशन है। इनके साथ दिक्कत क्या है कि इनको पेनिट्रेट करना होता है उस एरिया में जहाँ पे ये गई नहीं है, जैसे रूरल एरियाज़ में, सेमी रूरल एरियाज़ में, या सेमी अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहीं पर इनकी ज़्यादा खपत होने का स्कोप अभी है। शहर में तो हम सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं, तो इनके ऊपर मार्जिन कम होता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए इन कंपनियों को शुरू करने के लिए। ये एडवांटेज भी है, क्योंकि हर ऐरी गैरी कंपनी इस फील्ड में नहीं उतर पाती, और डिसएडवांटेज ये है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, और थोड़े से मुनाफे के ऊपर ही इनको संतोष करना होता है। इसके साथ साथ इनका अपनी प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी अपग्रेड करना, इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के सहारे ये नहीं चल सकते हैं, और इस तरीके से इनका मुनाफा घटने की संभावना बढ़ जाती है अगर ये अपना रिसर्च करके अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं करते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ इसके लिए, आपने देखा होगा डाबर और मैरिको। डाबर और मैरिको की प्रोडक्ट्स इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स होती थी, जिनके बलबूते पे ये एफएमसीजी कंपनियां चल रही थी और अच्छा कर रही थी। लेकिन ज्यों ज्यों माहौल बदला, मल्टीनेशनल कंपनीज आई और उनकी प्रोडक्ट्स छा गई मार्केट में, तो इनको भी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि डाबर और मैरिको ने अपनी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बढ़ा दी है, और अब ये बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये भी उस एफएमसीजी सेक्टर की कैटेगरी की अच्छी कंपनियां हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने 2 कंपनियों को और इंक्लूड कर लिया है, आपका आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले के बाद डाबर और मैरिको को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। पार्ले जी, तो पार्ले एग्रो का आप यूज़ करते ही हैं, हमेशा से देखते ही आ रहे होंगे कि साइज़ घटता जा रहा है, प्राइस उसी में वो बेच रहे हैं। इसके बाद कुछ और कंपनियां आती हैं जिसमें मैं नाम लूँगा बड़ा अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी का, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस, वीबीएल। बहुत बेहतरीन कंपनी है, और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं। आई होप आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो ये रेट खरीदने का नहीं है, ये भाव खरीदने का नहीं है। नज़र जो है गड़ा के रखिए और देखते रहिए कब आपको मौका मिलता है। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसके बाद में आता हूँ हिंदुस्तान फूड्स। शायद सुना होगा कुछ लोगों ने, नहीं भी सुना होगा, और ये अब तो थोड़ा सा हरकत में है। पहले काफ़ी दिन तक ये सोता रहा,
या शेयर मार्केट की भाषा में कंसोलिडेट करता रहा। अब ये लगभग 550 के करीब आ गया है, अदरवाइज 2 महीने पहले ये 500 से नीचे घूम रहा था। तो हिंदुस्तान फूड और वरुण बेवरेजेस आप इस कैटेगरी में और शामिल कर सकते हैं। एक और बेहतरीन कंपनी जो मैंने फार्मा में भी शामिल की थी, उसको मैं यहाँ पर भी लेना चाहूँगा। बहुत बेहतरीन और टॉप 10 में आने वाली कंपनी है, दैट इज़ PNG हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमारे डेली यूज़ में काम आती है और अच्छी कंपनी है। वो बात अलग है कि शेयर 16,000 से ऊपर है, लेकिन डिफेंसिव स्टॉक है, इसमें खतरा नहीं है, अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसके बाद इमामी का नाम भी आपने सुना होगा। इमामी भी एक अच्छी कंपनी है। हालांकि पार्ले एग्रो, इमामी, डाबर, मेरिको ये कंपनियां मेरे पास नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। लेकिन ये मैं आपके सामने एक नाम प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप अपना रिसर्च कर सकें, स्टडी कर सकें और देख सकें कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मुझे तो कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें नहीं लगता है। इतने पिछले सालों में इतना बढ़िया कोई रिटर्न इन्होंने दिया नहीं है। वहीं ऊपर नीचे वहीं पे ही घूम रहे हैं। थोड़ा सा रिजल्ट आता है, अच्छा आता है तो हरकत आती है, मूवमेंट आती है, या FMCG स्टॉक में हरकत आती है तो थोड़ा बहुत और कंपनियों के साथ ये बढ़ जाते हैं, अदरवाइज फिर वहीं पे ही रह जाते हैं। तो इनको मैंने काफ़ी तवज्जो नहीं दी है, काफ़ी इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दी है। मैं सेंट्रलाइज रखता हूँ अपने आप को। ITC, ब्रिटानिया, HUL, VBL, उसके बाद हिंदुस्तान फूड्स, यूनाइटेड ब्रीवरीज, रेडिको खेतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये मैं पहले ही बता दूं कि ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं। इसके अलावा और हो सकता है पतंजलि फूड्स। मैंने पहले पतंजलि फूड्स पे नज़र लगाई थी। मैंने सोचा था कि पतंजलि फूड खरीदा जा सकता है, देखा जा सकता है। और बाबा जी ने भी अनाउंसमेंट की थी टीवी पे आके कि हम इस साल 5 IPOs लाने जा रहे हैं। लेकिन अभी जब रिसेंटली उन्होंने अपना नॉन फूड बिजनेस 1100 करोड़ वाला अपना पतंजलि फूड्स में शामिल किया तो मुझे लगा कि शायद कोई और प्लान कर रहे हैं वो लोग, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा दूरी बना ली और अब मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ पतंजलि फूड पर। लेकिन आप अगर चाहें तो पतंजलि फूड को देख सकते हैं। कुछ और छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, जैसे कि पराग फूड्स। 2 साल पहले मैंने 62 पे देखा था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ते ही 20-30 रुपए का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। लेकिन अब वो 200 के आसपास है। गोकुल एग्रो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन मैंने लिया नहीं। वो थोड़े कम दाम पर था, पर मैंने थोड़ा सा पेनी स्टॉक समझ के उसको अवॉइड किया, लेकिन उसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप गोकुल एग्रो या पराग फूड्स को खरीदें या मिष्ठान फूड्स को खरीदें या किसी और शेयर का खरीदें। ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन है कि आप किसको खरीदना चाहते हैं, किसको नहीं खरीदना चाहते हैं। लेकिन जो सेफेस्ट स्टॉक मुझे लगते हैं या जिनमें थोड़ा दमखम है वो मैंने आपको अभी अभी बता ही दिए हैं। ITC मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे डीमर्जर की संभावनाएं हैं, और होटल के अलावा और भी मुझे लगता है इनको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कंपनियों का काम अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और कंपनियां अगर आप चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो भी कुछ बची हुई कुछ ये वाली कंपनियां और डिस्क्रिशनरी कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर भी मैं सोचूंगा कि एक वीडियो बनाऊं। लेकिन अभी देखता हूं उसके अंदर मुझे कौन कौन सी कंपनियां अच्छी नज़र आती हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो उसमें देखूंगा, नहीं तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा IT कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि IT कंपनियों का काफ़ी अट्रैक्शन है लोगों में। हर आदमी IT कंपनी चाहता है, और अब तो IT का म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, लोग उसमें भी जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे लोग समझते हैं कि IT की पॉसिबिलिटीज़ जो है रिटर्न देने की बहुत ज़्यादा है। लेकिन IT कंपनीज़ की बाढ़ सी भी आ गई है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है किस IT कंपनी को लें और किसको ना लें। चलिए हम आप यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। सिर्फ यही एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आप बढ़िया वाले स्टॉक पे नज़र रखें जिन कंपनियों का ग्रोथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जैसे HUL का या ब्रिटानिया का
या नेस्ले का या आईटीसी का, उनके ऊपर नज़र रखें। वीबीएल भी उसी कैटेगरी में आती है, तो उनको आप देखें, उनको आप थोड़ा सा स्टडी करें, रिसर्च करें। और डाबर, मेरिको, इमामी भी आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। सब पैसा आपका है, डिसीज़न आपका है और पैसा आपको बनाना है। किसी के कहने पे ना आए, थोड़ा सा समय गुजारें, देखें, रिसर्च करें। कंपनी का कम से कम 5 साल का तो ग्रोथ ट्रैक देखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।